हेलो फ्रेंड। पीएससी ने अपनी प्रिंसिपल एंड वाइस प्रिंसिपल की वैकेंसी जो है एडवर्टाइजमेंट जारी कर दिया था। एंड 25 जुलाई से फॉर्म भी फिल हो रहे हैं। 14 अगस्त लास्ट डेट है। एंड मेरे काफ़ी सारे जो फ्रेंड्स हैं वो काफ़ी परेशान हो रहे हैं, कहाँ से पढ़ना है, कैसे पढ़ना है। तो आई एम ट्राइंग टू बी लिटिल बिट हेल्पफुल इन दैट केस। जो मैं पढ़ रही हूँ, मैं वही सारी चीज़ें आप लोगों के साथ शेयर करना चाहती हूँ, ताकि हम सभी मिल करके जो है अपनी तैयारी बेहतर तरीके से कर सकें। एंड रिसोर्सेज भी देखने को मिल रहे हैं, तो हिंदी मीडियम के लिए रिसोर्सेज काफ़ी कम है। तो पहला क्वेश्चन ये आ रहा है, 3 महीने में तैयारी कैसे करनी है। 1 नवंबर बड़ा जल्दी स्पीड पकड़ता हुआ आ रहा है, कहाँ से पढ़ना है, कैसे पढ़ना है। तो हम जो है ऑथेंटिक डॉक्यूमेंट जो है वहीं से अपनी क्लास शुरू कर रहे हैं। रोज़ का थोड़ा थोड़ा पाठ हम कवर करेंगे। एंड पॉलिसी के फॉर्मेट में ही, क्योंकि ऑथेंटिकेट जो एक फॉर्मेट होता है, एक जो पीडीएफ होता है, उसमें सारी चीज़ें ऑथेंटिकेट मैनर में होती है। तब उसे कहीं शॉर्ट नोट से या किसी और मीडियम से पढ़ते हैं तो कहीं रिलेवेंस चीज़ें जो हैं वो मिस हो जाती है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। तो आई विल ट्राई माई बेस्ट कि हम यहीं से जो है डॉक्यूमेंट वहीं से कंप्लीट करें जहाँ से ऑफिशियली जो है अपलोड किया गया है। तो आज से हम शुरू कर रहे हैं राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020। हम इसका बेसिक जो स्कूल एजुकेशन से रिलेटेड गवर्नमेंट ने जो चेंजेस किए हैं एनईपी में, वो हम कवर करेंगे। एंड थोड़ा सा बाद में हम हायर एजुकेशन वाला पार्ट भी देखेंगे, क्योंकि वो पार्ट भी हमें लगता है कि इम्पॉर्टेंट नहीं है, लेकिन उसकी भी रिलेवेंस उतनी ही है जितनी स्कूल एजुकेशन वाले पार्ट की है। तो चलिए हम इस पार्ट को जो है शुरू करते हैं। शिक्षा पूर्ण मानव क्षमता को प्राप्त करने, एक न्याय संगत और न्यायपूर्ण समाज के विकास और राष्ट्रीय विकास को बढ़ावा देने के लिए मूलभूत आवश्यक। ये बेसिक एजुकेशन का जो है वो दिया हुआ है। क्वालिटी एजुकेशन तथा यूनिवर्सल पहुंच प्रदान करना, वैश्विक मंच पर सामाजिक न्याय और समानता, वैज्ञानिक उन्नति, राष्ट्रीय एकीकरण और सांस्कृतिक संरक्षण के संदर्भ में भारत की सतत प्रगति और आर्थिक विकास की कुंजी। इंडिया का जो इकोनॉमिक ग्रोथ है उसके साथ कनेक्ट किया है इक्वालिटी एजुकेशन। और क्वालिटी एजुकेशन तक जो है यूनिवर्सल एक्सेस कितनी इंपॉर्टेंट है सोशल जस्टिस के लिए, इक्वालिटी के लिए, साइंटिफिक ग्रोथ के लिए, नेशनल इंटीग्रेशन के लिए, और जो है हमारी कल्चरल कंजर्वेशन के लिए। सार्वभौमिक उच्च स्तरीय शिक्षा वह उचित माध्यम है जिससे देश की समृद्ध प्रतिभा और संसाधनों का सर्वोत्तम विकास और संवर्धन व्यक्ति, समाज, राष्ट्र और विश्व की भलाई के लिए किया जा सकता है। क्यों इंपॉर्टेंट है वो दिया हो। अगले डिकेड में इंडिया दुनिया का सबसे युवा जनसंख्या वाला देश होगा। अगले तो 10 सालों में हम युवा जनसंख्या के सबसे ज़्यादा नंबर वाली कंट्री होंगे। तो इन युवाओं की हायर क्वालिटी एजुकेशन जो है उसकी अपॉर्चुनिटीज़ हो, उसी पे भारत का भविष्य निर्भर करेगा। तो भारत द्वारा 2015 में हमने एसडीजी जो है गोल्स, उनको कब अपनाया? 2015 में। कितने गोल है एसडीजीज में? 17 गोल है। और 2030 में लक्ष्य क्या रखा गया? लक्ष्य एसडीजी 4 के ऊपर बात की जा रही है। और एसडीजी 4 किससे रिलेटेड है? वो ग्लोबल एजुकेशन डेवलपमेंट एजेंडा से रिलेटेड। तो वैश्विक शिक्षा विकास एजेंडा जो है उसके अनुसार वर्ल्ड में 2030 तक सभी के लिए समावेशी और समान गुणवत्ता युक्त शिक्षा सुनिश्चित करने और जीवन पर्यंत शिक्षा के अवसरों को बढ़ावा देने की बात की गई। तो इंडिया ने 2015 में एक्सेप्ट किया है सस्टेनेबल डेवलपमेंट एजेंडा को। ठीक है, सस्टेनेबल। और कब तक कंप्लीट करने की बात की है? एसडीजी 4 को 2030 तक कंप्लीट करने की बात की है। इसमें कहा है कि 2030 तक हम सभी के लिए समावेशी और समान क्वालिटी वाली एजुकेशन जो है वो सुनिश्चित करने और लाइफ लॉन्ग जो है एजुकेशन के अवसरों को बढ़ाने के लिए कार्य करेंगे। इस तरह के उद्दत लक्ष्यों के लिए संपूर्ण शिक्षा प्रणाली को समर्थन और अधिगम को बढ़ावा देने के लिए पुनर्गठित करने की आवश्यकता होगी, ताकि सतत विकास के लिए 2030 एजेंडा के सभी महत्वपूर्ण टारगेट और लक्ष्य प्राप्त किए जा सके। जब हमने इस चीज़ के लिए एग्री किया है तो हम क्या करेंगे? हम अपनी एजुकेशन पॉलिसी में इन चीज़ों को जो है सपोर्ट करेंगे और ऐसे लर्निंग आउटकम बनाएंगे जो उस एसडीजीज को कंप्लीट करते हो 2030 तक। ज्ञान के परिदृश्य में पूरा विश्व तेजी से परिवर्तन के दौर से गुजर रहा है।
बहुत फास्टली जो है वर्ल्ड डायनेमिक में चेंजेस आ रहे हैं नॉलेज के पर्सपेक्टिव में। अब नई नई चीज़ें क्या आ गई है, बिग डेटा, मशीन लर्निंग और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जैसे जो क्षेत्र हैं, वहाँ पर बहुत ही साइंटिफिक और टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट के साथ में एक और विश्व भर काम हो रहा है। वहीं दूसरी ओर विश्व में अकुशल कामगारों की जगह मशीनें अब काम करने लगेगी। ये चीज़ें चेंज हो रही हैं। वहीं दूसरी ओर डेटा साइंस, कंप्यूटर साइंस और मैथ्स के क्षेत्रों में ऐसे ट्रेंड जो है वर्कर्स की ज़रूरत और डिमांड बढ़ेगी, जो कि साइंस को, सोशल साइंस को और ह्यूमैनिटीज़ के डिफरेंट डिफरेंट सब्जेक्ट्स में क्या रखते हो, क्वालिटी रखते हो। क्लाइमेट चेंज बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। पोल्यूशन बढ़ रहा है, नेचुरल रिसोर्सेज कम हो रहे हैं, इसकी वजह से क्या चेंजेस आ रहे हैं, एनर्जी, फूड, वाटर और जो है सैनिटाइजेशन आदि आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए हमें नए नए रास्ते खोजने हों। इस कारण भी बायोलॉजी, केमिस्ट्री और फिजिक्स, एग्रीकल्चर, क्लाइमेटोलॉजी एंड सोशल साइंस के नए नए क्षेत्रों में नए नए वर्कर्स, ट्रेंड वर्कर्स की जरूरत हो। वहीं एपिडेमोलॉजी, महामारी और महामारी के बढ़ते संक्रामक रोगों के मैनेजमेंट के लिए टीकों के विकास की जरूरत होगी, तो रिसर्च एंड डेवलपमेंट की भी रिक्वायरमेंट है। तो बहुत सारे जो सामाजिक मुद्दे हैं उनके लिए मल्टी डायमेंशनल लर्निंग आउटकम की रिक्वायरमेंट है। बच्चा इस तरीके का हो जो इन सारी चीजों को एक साथ कनेक्ट कर पाए। इसीलिए उन्होंने पूरा एस्पेक्ट दिया है कि किस तरह का वर्ल्ड बन रहा है, क्या क्या चीजों के साथ कनेक्ट करने की जरूरत है। ह्यूमैनिटीज और आर्ट्स की मांग अब बढ़ेगी, क्योंकि भारत एक विकसित देश बनने के साथ साथ दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्थाओं में से एक बनने वाला है। अभी इंडिया की इकोनॉमी कौन से नंबर पे है, तो अभी इंडिया की इकोनॉमी 5th नंबर पे। ठीक है। रोजगार और वैश्विक परिस्थिति में तीव्र गति से आ रहे परिवर्तनों की वजह से यह जरूरी हो गया है कि बच्चे जो कुछ सिखाया जा रहा है उसे तो सीखें ही, साथ ही वे कॉन्टिन्यूटी में लर्निंग में बने रहे, सतत सीखते रहने की कला भी सीखें, मतलब लाइफ लॉन्ग लर्नर भी बने। इसीलिए शिक्षा में विषय वस्तु को बढ़ाने की जगह जोर इस बात पर अधिक होने की जरूरत है कि बच्चे समस्या समाधान, प्रॉब्लम सॉल्विंग, तार्किक एवं रचनात्मक रूप से सोचना सीखे, लॉजिकल एवं क्रिएटिव मेथड से सोचना सीखे। ये नहीं कि बहुत सारे सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं, पढ़ना तो है ही, लेकिन साथ में ये भी सीखना है कि हम किसी प्रॉब्लम से कैसे बाहर निकले। लाइफ लॉन्ग लर्निंग, ऐसा नहीं स्कूल तक सीख लिया और जब अभी जॉब वाली सिचुएशन आ रही है बच्चा उस चीज को, मतलब हम जैसे लोगों को अगर प्रॉब्लम आ रही है तो उससे कैसे निपटना है, तो ये बच्चा जब फ्यूचर में जाएगा तो फ्यूचर ओरिएंटेड प्रॉब्लम से कैसे बाहर निकलना है, वो जो है वो कला भी उस बच्चे को सिखानी है, वो चीज़ भी उस बच्चे को आनी चाहिए। तो बच्चा जो है प्रॉब्लम सॉल्विंग, लॉजिकल थिंकिंग एवं क्रिएटिव रूप से जो है क्या करना सीखे, सोचना सीखे, विविध विषयों के बीच अंतर संबंधों को देख पाए, मतलब इंटरडिसिप्लिनरी रिलेशनशिप देख पाए कि एक पॉलिटी का टॉपिक कैसे ज्योग्राफी से रिलेटेड हो रहा है, कैसे इकोनॉमिक्स से रिलेटेड हो रहा है, कैसे साइंस से रिलेटेड हो रहा है, कैसे मैथ्स से रिलेटेड हो रहा है, वो सारी सोच उसके अंदर डेवलप हो पाए और आउट ऑफ द बॉक्स कुछ नया सोच पाए और नई जानकारी को नए और बदलती परिस्थितियों या क्षेत्रों में उपयोग ले पाए। उसके पास जो नॉलेज है उस नॉलेज को एक अलग इन्वायरमेंट में, एक अलग सिचुएशन में कैसे अप्लाई करना है, एक अलग एरिया में कैसे अप्लाई करना है, वो समझ पाए। तो इसके लिए जरूरत है शिक्षण प्रक्रिया शिक्षार्थी केंद्रित हो। शिक्षण प्रक्रिया कैसी हो, शिक्षण प्रक्रिया चाइल्ड सेंट्रिक हो। जो एजुकेशन है, टीचिंग है, कैसी होनी चाहिए, चाइल्ड सेंट्रिक होनी चाहिए। उसमें जिज्ञासा, क्यूरोसिटी, खोज, डिस्कवरी, अनुभव, एक्सपीरियंस और संवाद, डिस्कशन के बिहाफ पर जो है एजुकेशन हो। कैसी हो एजुकेशन, लचीली हो, फ्लेक्सिबल हो और समग्रता मतलब होलिस्टिक हो और समन्वित रूप से देखने समझने में सक्षम बनाने वाली हो। होलिस्टिक फॉर्मेट में बच्चे को देखने समझने में सक्षम बनाने वाली हो और साथ में इंटरेस्टिंग हो। ऐसा नहीं है बोरिंग हो, बच्चा समझ ही नहीं पा रहा है, इतना कॉम्प्लेक्स हो गया बच्चे को समझ ही नहीं आ रहा है। चाइल्ड सेंट्रिक होनी चाहिए, क्यूरियोसिटी वाली होनी चाहिए, डिस्कवरी होनी चाहिए, एक्सपीरियंस होना चाहिए, डिस्कशन के बिहाफ पर होनी चाहिए, फ्लेक्सिबल होनी चाहिए, होलिस्टिक होनी चाहिए और सारे पॉइंट्स को कनेक्ट करने वाली हो, देखने समझने में सक्षम हो और इंटरेस्टिंग हो। शिक्षा शिक्षार्थियों के जीवन के सभी पक्षों मतलब ऑल एस्पेक्ट को टच करती हो और क्षमताओं, ऑल कैपेसिटीज का बैलेंस डेवलपमेंट करती हो। इसके लिए सिलेबस में साइंस और मैथ्स के अलावा क्या क्या, बेसिक आर्ट, ठीक है, शिल्प, हैंडीक्राफ्ट, मानविकी, ह्यूमैनिटिक्स, खेल जो है, गेम्स, फिटनेस, लैंग्वेजेस, लिटरेचर,
कल्चर और वैल्यूज का अवश्य ही समावेश किया जाए। एजुकेशन सिर्फ साइंस और मैथ्स पे बेस्ड नहीं होनी चाहिए। सिलेबस में साइंस और मैथ्स के साथ में आर्ट्स है, हैंडीक्राफ्ट हो गया है, ह्यूमैनिटीज हो गई है, गेम्स हो गए हैं, फिटनेस हो गई है, लैंग्वेज हो गई है, लिटरेचर हो गया है, ठीक है, कल्चर हो गया है, वैल्यूज को एडॉन किया हुआ है। शिक्षा से चरित्र निर्माण होना चाहिए, शिक्षा से कैरेक्टर बिल्डिंग होनी चाहिए, शिक्षार्थियों में नैतिकता, मोरालिटी, तार्किकता, लॉजिकल जो है लॉजिकल वो होना चाहिए, करुणा, सिंपथी होनी चाहिए, संवेदनशीलता, सेंसिटिविटी होनी चाहिए। ये सारी चीजें जो हैं और साथ में उसको रोजगार सक्षम बनाने वाली होनी चाहिए। ठीक है, उस बच्चे के अंदर जो है कैरेक्टर बिल्डिंग हो गई है, नैतिकता मतलब उसके अंदर मोरालिटी आ रही है, लॉजिकली सोच रहा है, सिंपथी एम्पथी डेवलप हो गई है, सेंसिटिव भी है, साथ ही उसके लिए जो है रोजगार के लिए भी अवसर बन रहे हैं और रोजगार के लिए भी सक्षम बनना चाहिए। सीखने के परिणामों की वर्तमान स्थिति और जो आवश्यक है, अभी की जो करंट स्टेट है सीखने की और जो रिक्वायर्ड है, उनके बीच में जो गैप बना हुआ है, उसको प्रारंभिक बाल्यावस्था देखभाल और उच्चतर शिक्षा के माध्यम से, मतलब अर्ली चाइल्डहुड केयर और हायर एजुकेशन के माध्यम से शिक्षा में क्या करना है, हाईएस्ट क्वालिटी, इक्विटी और सिस्टम में जो है यूनिटी लाने वाले मेजर चेंजेस जो है वो लाना है, ताकि गैप जो है कम हो सके। 2040 तक भारत के लिए, 2040 तक इंडिया के लिए एक ऐसी एजुकेशन सिस्टम जो है बनाना है, ऐसा एम रखा गया है जो किसी से पीछे नहीं है, मतलब वर्ल्ड में नंबर अच्छी लेवल पर है, मतलब वर्ल्ड में compete कर रहा है। एक ऐसी एजुकेशन सिस्टम होनी चाहिए जहां किसी भी सामाजिक और आर्थिक पृष्ठभूमि से संबंध रखने वाला, कहीं भी सोशली किसी भी बैकग्राउंड से, इकोनॉमिकली किसी भी बैकग्राउंड से है, वो बच्चा जो है समान रूप से सर्वोच्च गुणवत्ता की शिक्षा उपलब्ध हो। सभी बच्चों के लिए जो है सर्वोच्च गुणवत्ता की हाईएस्ट क्वालिटी की एजुकेशन उपलब्ध होनी चाहिए। ये राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 21वीं शताब्दी की पहली शिक्षा नीति है, 21st सेंचुरी की फर्स्ट एजुकेशन पॉलिसी है। कौन सी? नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020। इसका एम क्या है? इसका एम है हमारे देश के विकास के लिए अनिवार्य आवश्यकताओं को पूरा करना, हमारी कंट्री के डेवलपमेंट के लिए जो यूनिवर्सल बेसिक नीड्स हैं, जो जो है कंपलसरी बेसिक नीड्स हैं, उनको कंप्लीट करना। यह नीति भारत की परंपरा मतलब इंडिया के हेरिटेज को और इंडिया की कल्चरल वैल्यूज को बेस बना करके उसको मैनेज करते हुए 21st सदी की शिक्षा के लिए एस्पायरिंग जो एम्स है, आकांक्षात्मक लक्ष्य, जिनमें SDG 4 को भी शामिल किया गया है, के संयोजन में उनके साथ बैलेंस करते हुए शिक्षा व्यवस्था में उनके रेगुलेशन एंड गवर्नेंस को मैनेज करते हुए सारे पक्षों के सुधार और पुनर्गठन, जहां जहां री चेंज के रिक्वायरमेंट है, जहां जहां रीऑर्गेनाइजेशन के रिक्वायरमेंट है, उसको प्रपोज। राष्ट्रीय शिक्षा नीति प्रत्येक व्यक्ति में निहित रचनात्मक क्षमताओं के विकास पर विशेष जोर देती है। नेशनल एजुकेशन पॉलिसी वर्क करती ने टारगेट किया हुआ है एवरी इंडिविजुअल को। वो कहती है कि प्रत्येक व्यक्ति में कुछ क्रिएटिव एबिलिटी है, उस क्रिएटिव एबिलिटी का विकास होना जरूरी है। यह नीति सिद्धांत पर आधारित है। ये पॉलिसी इस जो कॉन्सेप्ट पर फोकस्ड है कि शिक्षा से न केवल साक्षरता और संख्या ज्ञान जैसी बुनियादी क्षमताओं के साथ साथ उच्चतर स्तर की तार्किक और समस्या समाधान संबंधी संज्ञात्मक क्षमताओं का विकास होना चाहिए। वो कहती हैं कि एजुकेशन से ना केवल लिटरेसी और जो है न्यूमेरिकल बेसिस जो ज्ञान है, FLN नहीं पूरा होना चाहिए, वो चीज़ें तो होनी चाहिए, उसके साथ साथ हायर लेवल की जो उसकी लॉजिकल थिंकिंग है, जो उसका प्रॉब्लम सॉल्विंग एटीट्यूड है, जो उसकी कॉग्निटिव जो क्षमताएं हैं, उनका विकास होना चाहिए, बल्कि उसके साथ साथ उसकी मॉरल, उसकी सोशल और उसकी इमोशनल लेवल पर भी जो है चाइल्ड उसका डेवलपमेंट होना चाहिए। व्यक्ति का सर्वांगीण विकास में उन्होंने सिर्फ साक्षरता और संख्या ज्ञान को शामिल नहीं किया है, ना ही सिर्फ तार्किक और समस्या समाधान को शामिल किया है, वहां उन्होंने नैतिक, सामाजिक और भावनात्मक स्तर, इन तीनों स्तर पर भी व्यक्ति के विकास के ऊपर बल दिया गया है। प्राचीन और सनातन भारतीय ज्ञान मतलब एनिशिएंट और जो हमारा जो प्रिविलेज्ड इंडियन जो नॉलेज है और जो हमारे विचार हैं, इनकी समृद्ध परंपरा के आलोक में यह नीति तैयार की गई है। मतलब इंडियन कॉन्टेक्स्ट को भी इतनी ही इंपॉर्टेंस दी गई है, इंडियन कॉन्टेक्स्ट को भी उतना ही इंपॉर्टेंट रखा गया है और कहा गया है कि ज्ञान, प्रज्ञा और सत्य की खोज को भारतीय विचार परंपरा और दर्शन में सदा सर्वोच्च मानवीय लक्ष्य माना जाता था। ये कह रहे हैं कि जब इंडियन
कॉन्टेक्स्ट में ज्ञान या नॉलेज की बात की जाती थी वैदिक पीरियड में, या जिस टाइम जब शिक्षा होती थी, तो उस टाइम शिक्षा जिस तरह की थी वो किस चीज़ के ऊपर फोकस थी। हमें इनके इंग्लिश टर्म भी पता होनी चाहिए, क्योंकि क्या कई बार क्या होता है कि हमें हिंदी तो टर्म पता है लेकिन हमें इंग्लिश उसका टर्म का पता नहीं है, और फिर हम कंफ्यूज हो जा रहे हैं। और जो है यूपीएससी इंग्लिश मीडियम वाले पार्ट को जो है वो उस पर रखेगी ऑथेंटिकेशन में, अगर ट्रांसलेशन में कोई प्रॉब्लम होती है तो हमें उसके साथ हमें इसके इंग्लिश टर्म्स भी जो है हम देखते हुए चलते हैं। तो यहाँ इन्होंने इसकी जगह पर रेफर किया है ज्ञान, प्रज्ञा और सत्य की जगह पर, तो वर्ड एनईपी के फॉर्मेट में यूज किए गए हैं, वो यूज किया गया है नॉलेज, ज्ञान, विजडम, प्रज्ञान एंड ट्रुथ, सत्य। इन्होंने 3 वर्ड्स यूज किए गए हैं, नॉलेज, विजडम एंड ट्रुथ, ज्ञान, प्रज्ञा और सत्य की। और प्राचीन भारत में शिक्षा का लक्ष्य सांसारिक जीवन अथवा स्कूल के बाद में जीवन की तैयारी के लिए रूप में ज्ञान अर्जन नहीं बल्कि पूर्ण आत्मज्ञान और मुक्ति के रूप में माना गया था। तो वो ब्रह्मचर्य आश्रम में जब वो नॉलेज दिया जा रहा था तो वहां पर लक्ष्य सिर्फ ये नहीं था कि वो गृहस्थ जीवन जीने के लिए सीख जाए, या वो 25 साल के बाद या स्कूल की एजुकेशन के बाद लाइफ के लिए तैयार हो जाए। उसका मतलब ये था कि उसके अंदर जो है आत्मज्ञान हो, उसके अंदर क्या हो, उसके अंदर कंप्लीट रियलाइजेशन हो और लिबरलाइजेशन हो सेल्फ को लेकर के, अपने आप को लेकर के। इसीलिए उस टाइम के बड़े इंपॉर्टेंट जो विश्व स्तरीय संस्थान थे, तक्षशिला, नालंदा, विक्रमशिला और वल्लभी, इनके अध्ययन के विविध क्षेत्रों में शिक्षण और शोध के ऊंचे प्रतिमान स्थापित किए गए। ये उस टाइम के हाई क्लास सेंटर्स में आते थे, एजुकेशन सेंटर्स में, और विभिन्न पृष्ठभूमि और देशों से आने वाले विद्यार्थियों और विद्वानों ने यहाँ से अध्ययन जो है किया था, यहाँ से लाभ प्राप्त किया था। इसी शिक्षा व्यवस्था में ये जो है विद्वानों के नाम है, इनमें कुछ और कई बार हो सकता है ज्यादा फैक्चुअल खेलना चाहे तो इनमें नाम ऐड कर दे, तो हमें इनके नाम पता होने चाहिए। चरक, सुश्रुत, आर्यभट्ट, वराहमिहिर, भास्कराचार्य, ब्रह्मगुप्त, चाणक्य, चक्रपाणि दत्ता, माधव, पाणिनि, पतंजलि, नागार्जुन, गौतम, पिंगला, शंकरदेव, मैत्रेयी, गार्गी और तिरुवल्लवर। रामानुजन का नाम इसमें कहीं नहीं। तो कौन कौन से तो जो है विश्वविद्यालय थे, तक्षशिला, नालंदा, विक्रमशिला और वल्लभी। विद्वान कौन कौन से, चरक, सुश्रुत, आर्यभट्ट, वराहमिहिर, भास्कराचार्य, ब्रह्मगुप्त, चाणक्य, चक्रपाणि दत्ता, माधव, पाणिनि, पतंजलि, नागार्जुन, गौतम, पिंगला, शंकरदेव, मैत्रेयी, गार्गी और तिरुवल्लुवर। जैसे अनेक महान विद्वानों को जन्म दिया कहाँ ने, किसने, इन इंस्टीट्यूट्स ने। इन विद्वानों ने वैश्विक स्तर पर ज्ञान के विविध क्षेत्रों, अलग अलग एरियाज में जो है नॉलेज दिया, जैसे मैथ्स में, जैसे एस्ट्रोनॉमी में, जैसे धातु विज्ञान में, जैसे चिकित्सा विज्ञान में, जैसे शल्य चिकित्सा, सिविल इंजीनियरिंग, भवन निर्माण, नौकायन निर्माण और दिशा ज्ञान, योग, ललित कला, शतरंज इत्यादि में प्रामाणिक रूप से मौलिक योगदान दिए हैं। ये जो विद्वान हैं इन्होंने जो है स्पेशल कंट्रीब्यूशन बनाया है अपने नॉलेज से, मैथमेटिक्स में, एस्ट्रोनॉमी में, मेट्रोलॉजी में, मेडिकल साइंस में, सर्जरी में, सिविल इंजीनियरिंग में, आर्किटेक्चर में, शिप बिल्डिंग में, नेविगेशन में, योगा, फाइन आर्ट और चेस। यहाँ इंडियन फिलॉसफी में इनका बहुत ज्यादा कंट्रीब्यूशन है। भारतीय संस्कृति और दर्शन का विश्व में बड़ा प्रभाव रहा है। हम आज भी देखते हैं बहुत सारे फॉरेनर्स इंडिया में अध्यात्म के लिए आ रहे हैं, नॉलेज के लिए आ रहे हैं, फिलॉसफी के लिए आ रहे हैं। वैश्विक महत्व की समृद्ध विरासत को आने वाली पीढ़ियों के लिए ना सिर्फ सहेज कर संरक्षित रखने की जरूरत है, बल्कि हमारी एजुकेशन सिस्टम में इन पर रिसर्च वर्क होना चाहिए, इसे और समृद्ध किया जाना चाहिए और नए नए उपयोग भी सोचे जाने चाहिए जहां हम इंडियन नॉलेज सिस्टम का यूटिलाइजेशन कर सकें, उसके थ्रू वर्क कर सकें। शिक्षा व्यवस्था में किए जा रहे बुनियादी बदलावों के केंद्र में अवश्य ही शिक्षक होना चाहिए। सेंटर पॉइंट किसको कहा गया है, चेंजेस के लिए शिक्षक को रखा गया है। शिक्षा की नई नीति को निश्चित तौर पर हर स्तर पर शिक्षकों को समाज के सर्वाधिक सम्माननीय और अनिवार्य सदस्य के रूप में पुनः स्थान देने में सहायता करनी है। जो इस टाइम पर टीचर का स्टैंडर्ड हो गया है, जो टीचर की स्टेटस हो गई है, उसको चेंज करने की बात की गई है। कहा जा रहा है नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 फोकस कर रही है कि सोसाइटी के हाई प्रेस्टिजियस स्टेट पर और कंपलसरी मेंबर के रूप में जो है टीचर को वापस जगह देने की जरूरत है, क्योंकि शिक्षक ही नागरिकों को, हमारी अगली पीढ़ी के लिए सही मायने में आकार देता है। एक टीचर ही जो है फ्यूचर का सिटीजन बना रहा है, एक टीचर ही एजुकेट कर रहा है उस बच्चे को जो नेक्स्ट जनरेशन के लिए क्या बनेगा, एक सिटीजन बनेगा। इस नीति द्वारा शिक्षकों को सक्षम बनाने के लिए हर संभव कदम उठाए जाने की आवश्यकता है, जिससे वे अपने कार्य को इफेक्टिव तरीके से कर सकें।
नई शिक्षा नीति को हर स्तर पर शिक्षण के पेशे में सबसे होनहार लोगों को चयन करने में सहायता करनी होगी। ये कह रहा है न्यू एजुकेशन पॉलिसी इस तरह की पॉलिसी बने कि बिल्कुल फाइन लाइट क्लास एजुकेटेड क्वालिफाइड टीचर जो है उसका सिलेक्शन हो हर लेवल पर। हर लेवल पर मतलब प्रिपरेटरी लेवल से लेकर के सेकेंडरी स्टेज तक जो है होनहार लोगों का चयन करना होगा, जिसके लिए उनकी जो है आजीविका, उनका सम्मान, उनकी मान मर्यादा और ऑटोनॉमी सुनिश्चित करनी होगी। साथ ही सिस्टम में क्वालिटी जो है कंट्रोल और अकाउंटेबिलिटी की बुनियादी प्रक्रियाएं भी स्थापित करनी होगी। क्या कहा है कि हम जो है हायर जो है एजुकेटेड या मतलब प्रॉपर क्वालिफाइड टीचर को लाने की जो है यहाँ पर ज़रूरत लग रही है। तो हमें क्या करना है, हमें प्रॉपरली ऐसा टीचर चाहिए जो कि क्वालिटी कंट्रोल एंड अकाउंटेबिलिटी जो है उसकी होनी चाहिए। उसकी लाइवलीहुड मतलब अच्छा पैसा मिले उसको, उसकी रिस्पेक्ट हो सोसाइटी में, उसकी जो है उसको डिग्निटी मिले और उसको पास ऑटोनॉमी हो अपने काम करने की। नई शिक्षा नीति को सभी विद्यार्थियों के लिए, चाहे उनका रेजिडेंस कहीं भी हो, क्वालिटी एजुकेशन व्यवस्था उपलब्ध करानी होगी। चाहे वो किसी जो है जंगल के पास वाले स्कूल में जा रहा हो, वहां भी उसको क्वालिटी एजुकेशन मिलनी चाहिए, उसका निवास स्थान कहीं भी हो। इस कार्य में ऐतिहासिक रूप से हाशिए पर रह रहे समुदाय, वंचित और अल्प प्रतिनिधित्व वाले समूहों पर विशेष ध्यान देने की जरूरत है। सोशली और इकोनॉमिकली जो है डिविडेंट जो ग्रुप्स हैं उनको कवर करना है, ठीक है। और साथ में किसकी कवर की बात, जो मार्जिनाइज्ड सेक्शन है, जो डिसएडवांटेज सेक्शन है, जो अंडर प्रेशर ग्रुप्स हैं, उनके लिए क्वालिटी एजुकेशन की बात की गई। शिक्षा बराबरी सुनिश्चित करने का बड़ा माध्यम है। एजुकेशन सबको इक्वल लेवल पर ला सकता है, इसके द्वारा ही सोसाइटी में इक्वालिटी आएगी, इंक्लूसिवनेस आएगी और सोशल और इकोनॉमिक लेवल पर जो है डायनेमिक्स होंगे। जो है जो इकोनॉमिकल और सोशल इनइक्वालिटी बनी हुई है वो बैलेंस होगी, इक्वालिटी आएगी, इंक्लूसिवनेस आएगी। ऐसे समूहों के सभी बच्चों के लिए परिस्थिति जन्य बाधाओं के बावजूद, इस सिचुएशन में जो भी बैरियर्स हैं उनके बावजूद हर संभव पहल की जानी चाहिए जिससे वे शिक्षा व्यवस्था में प्रवेश भी पा सकें, ताकि वो एजुकेशन सिस्टम में एंटर हो सकें और जो है उत्कृष्ट प्रदर्शन भी कर सके। ऐसा नहीं है कि वो मार्जिनलाइज सेक्शन के हैं, डिप्राइव्ड सेक्शन के हैं, अंडर प्रेशर सेक्शन के हैं तो वो एजुकेशन में अच्छे नहीं हो सकते। आप उनको एजुकेशन में एंट्री करने के सिस्टम को क्रिएट करो तो वो उत्कृष्ट प्रदर्शन भी कर पाएंगे, बजाय उनकी सिचुएशन कैसी भी हो, उनके साथ प्रॉब्लम कैसे भी। इन सभी बातों का नीति में समावेश भारत की जो है समृद्ध विविधता, डाइवर्सिटी को, संस्कृति के प्रति सम्मान रखते हुए, कल्चर के प्रति रिस्पेक्ट रखते हुए और साथ ही देश की लोकल और ग्लोबल संदर्भ में आवश्यकताओं का ध्यान रखते हुए होना चाहिए, ठीक है। इंक्लूसिवनेस ऐसी हो कि इंडिया का कल्चर भी, इंडिया की डाइवर्सिटी बनी रहे, साथ ही जो लोकल कॉन्टेक्स्ट में और ग्लोबल कॉन्टेक्स्ट में जो रिक्वायरमेंट है उनको ध्यान में रखते हुए नीति में समावेशन। भारत के युवाओं को भारत देश के बारे में और इसकी डाइवर्स सोसाइटी के बारे में, सोशल, कल्चरल, टेक्नोलॉजिकल आवश्यकताओं सहित यहाँ की जो है इनक्रेडिबल जो आर्ट है, यहाँ का जो लिटरेचर है, यहाँ की जो लैंग्वेज है, यहाँ का जो नॉलेज है, उनके बारे में ज्ञानवान बनाना है। और राष्ट्रीय गौरव, आत्मविश्वास, आत्मज्ञान, परस्पर सहयोग और एकता की दृष्टि से भारत के सतत ऊंचाइयों की ओर बढ़ाने की ओर आवश्यकता करनी। मतलब उसने हमारे फंडामेंटल ड्यूटीज को भी यहाँ डाउन कर दिया है कि हमको वो काम इस तरीके से करना है कि क्या हो कि भारत के युवाओं को भारत के देश के बारे में पता चले, इसकी सामाजिक, सांस्कृतिक और तकनीकी आवश्यकताएं तो पूरी कर दी हैं, बल्कि यहाँ की जो हेरिटेज अच्छी है, यहाँ का जो कल्चर है, यहाँ की जो लैंग्वेज है, यहाँ का जो नॉलेज है, उसके बारे में भी जो है इंडियन सिटीजन को, इंडियन स्टूडेंट को पता हो, ताकि वो राष्ट्रीय गौरव महसूस करे, उसके अंदर सेल्फ कॉन्फिडेंस आए, उसके अंदर एक सेल्फ नॉलेज की फीलिंग हो, वो कोलैबोरेशन के साथ काम करे, वो यूनिटी की दृष्टि से जो है भारत को एक अच्छी ऊंचाइयों पर ले जाने की ओर काम करे। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 से पहले की पॉलिसीज कौन कौन सी है, तो शिक्षा पर पिछली नीतियों को अगर हम देखें तो उन्होंने किस पे फोकस किया था, शिक्षा तक पहुंच पर। उनका फोकस था कि एजुकेशन सब तक पहुंच जाए, एक्सेस टू एजुकेशन पर इन्होंने फोकस किया। और 1986 की जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति थी, जिसे 1992 में एनपी 1986-92 में संशोधित किया गया, जिसे यहाँ पर एक मिशन ब्लैक बोर्ड भी था 1986 में, तो जो उसमें अधूरे काम बच गए थे उसे इस नीति के द्वारा पूरे करने की कोशिश की गई है।
1986 या 1982 की जो पिछली 1992 की जो पिछली नीतियां थी, उनमें एक बड़ा कदम था निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा अधिनियम 2009। उन्होंने आरटी एक्ट 2009 बनाया, जिसमें यूनिवर्सल जो है प्राइमरी एजुकेशन सुलभ कराने हेतु जो है लीगल बेस बना दिया। ये पिछली पॉलिसी का एक जो है माइलस्टोन है। अब इस नीति के लिए क्या बेसिक सिद्धांत है? तो शैक्षिक प्रणाली का उद्देश्य अच्छे इंसानों का विकास करना है। यहाँ एक अच्छे इंसान की बात हो रही है, यहाँ सिर्फ एजुकेशन देने की बात नहीं हो रही है, ये किसके ऊपर फोकस कर रहे हैं? गुड ह्यूमन बीइंग के डेवलपमेंट की बात कर रहे हैं। तो कैसा होना चाहिए? जो कि रैशनल थिंकिंग वाला होना चाहिए, जो कि कैपेबल होना चाहिए अपने एक्शंस को करने के लिए, जो अपने एक्शंस की रिस्पॉन्सिबिलिटी ले, जो रैशनल तरीके से वर्क करे, जिसके अंदर क्या हो? जिसके अंदर एम्पथी हो, जिसके अंदर क्या हो? जिसके अंदर कंपैशन हो, करुणा हो, सहानुभूति हो, जिसके अंदर करेज हो और रेजिलेंस होनी चाहिए, साहस होना चाहिए, लचीलापन होना चाहिए, साइंटिफिक टेम्परमेंट होना चाहिए, क्रिएटिव जो है उसकी क्या होनी चाहिए? उसकी क्रिएटिव इमेजिनेशन होनी चाहिए, उसके अंदर मोरल वैल्यू होनी चाहिए, साउंड एथिकल्स वैल्यू होनी चाहिए, उसका साउंड बेस होना चाहिए। क्या कहा? शैक्षिक प्रणाली का उद्देश्य अच्छे इंसानों का विकास करना है, तो तर्क संगत विचार और कार्य करने में सक्षम हो, उसमें करुणा हो, उसमें सहानुभूति हो, उसमें साहस और लचीलापन में फ्लेक्सिबिलिटी होनी चाहिए सिचुएशन के हिसाब से एडजस्ट करने के लिए, साइंटिफिक तरीके से सोचे, वैज्ञानिक चिंतन होना चाहिए, क्रिएटिव उसकी इमेजिनेशन होनी चाहिए, मॉरल वैल्यूज होनी चाहिए, मॉरल बेस होना चाहिए। इसका उद्देश्य ऐसे उत्पादक लोगों को तैयार करना है, ऐसे प्रोडक्टिव लोगों को तैयार करना है तो अपने कॉन्स्टिट्यूशन ने जो सोचा है इंक्लूसिवनेस को, भूलतावादी समाज मतलब मल्टी डायमेंशनल सोसाइटी होनी चाहिए, सभी लोगों का प्लूरलिज्म सोसाइटी, सभी का सम्मान है, सभी के निर्माण में बेहतर तरीके से योगदान कर सके। एक अच्छी शैक्षणिक संस्था वही है, एक अच्छी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन वही है जिसमें प्रत्येक छात्र का स्वागत किया जाता है, हर स्टूडेंट को वेलकम कर रहे हैं और उसकी देखभाल की जाती है, उसकी टेक केयर की जाती है, जहां उसको एक सेफ एनवायरनमेंट, एक मोटिवेशनल जो है एजुकेशनल एनवायरनमेंट दिया जाता है, जहां सभी छात्रों को सीखने के लिए विविध प्रकार के अनुभव उपलब्ध कराए जाते हैं। हर स्टूडेंट के हिसाब से लर्निंग के लिए एक्सपीरियंसेस हैं अलग अलग टाइप पे, जहां सीखने के लिए अच्छे बुनियादी ढांचे और उपयुक्त संसाधन उपलब्ध हैं, मतलब प्रॉपर रिसोर्सेज अवेलेबल है, एक प्रॉपर इंस्टीट्यूशन इंफ्रास्ट्रक्चर प्रॉपर दिया हुआ है बच्चे को सीखने के। ये सब हासिल करना प्रत्येक शिक्षा संस्था का लक्ष्य होना चाहिए। हर इंडिविजुअल इंस्टीट्यूशन के पास, एजुकेशनल इंस्टीट्यूट के पास ये बेसिक चीज तो होनी चाहिए, तथा साथ ही विभिन्न संस्थानों के बीच और शिक्षा के हर स्तर पर परस्पर सहज जुड़ाव और समन्वय हो। तब परस्पर सहज, ये नहीं सिर्फ सारे एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस के बीच में जो है और अपर लेवल के इंस्टीट्यूशन हो गए हैं, या हर लेवल का जो एजुकेशन लेवल है वहाँ क्या होनी चाहिए? वहाँ पर हर स्टेज में इंस्टीट्यूशन के बीच में कोऑर्डिनेशन और इंटीग्रेशन। मूलभूत सिद्धांत जो बड़े स्तर पर शिक्षा प्रणाली और साथ ही व्यक्तिगत संस्थानों दोनों का मार्गदर्शन करेंगे। क्या गाइडेंस के लिए उन्होंने वो रखा है? तो हर बच्चे की विशिष्ट क्षमताओं की स्वीकृति, पहचान और उनके विकास हेतु प्रयास करना, हर इंडिविजुअल पर, ईच इंडिविजुअल पर फोकस किया गया है। पेरेंट और टीचर को इन क्षमताओं के प्रति सेंसिटिव बनाना, जिससे कि वे बच्चे की एकेडमिक और अदर कैपेबिलिटीज में उसका होलिस्टिक डेवलपमेंट पर फोकस करें। पहले तो उसकी क्षमताओं को एक्सेप्ट करना है, रिकॉग्नाइज करना है और उसको डेवलपमेंट के लिए, उसको डेवलप होने के लिए, डेवलप करने के लिए प्रयास करना। बुनियादी साक्षरता और संख्या ज्ञान को सर्वाधिक प्राथमिकता देनी है। हम अपने स्कूलों में बच्चे देख रहे हैं, बच्चा 8वीं क्लास में पहुंच गया है, बच्चा 10वीं क्लास में पहुंच गया है, बच्चा बेसिक हिंदी और इंग्लिश ही नहीं पढ़ पा रहा, बेसिक एडिशन एंड सब्सट्रैक्शन ही नहीं कर पा रहा है। तो उसकी जो फंडामेंटल लिटरेसी है, फंडामेंटल जो एफएलएन है, उसका न्यूमेरिकल, उसको जो नॉलेज है वो होना चाहिए। सभी बच्चे कक्षा 3 तक लिटरेसी और संख्या ज्ञान जैसे सीखने की बेसिक जो हो स्किल है उसको हासिल कर ले, वो लर्निंग गैप ना बने। अगर ये लर्निंग गैप ही नहीं बनेगा तो मिशन बुनियाद जैसे, निपुण जैसे प्रोग्राम्स की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। तो उसको अभी से ही टारगेट करना, फ्लेक्सिबिलिटी होनी चाहिए ताकि शिक्षार्थियों में उनके सीखने के तौर तरीकों और कार्यक्रमों को चुनने की क्षमता हो। चाइल्ड सेंट्रिक पढ़ाना चाह रहे हैं तो उनकी लर्निंग को एक्सेप्ट करना है, उनके सीखने के तरीकों को एक्सेप्ट करना है और इस तरह वो अपनी प्रतिभा, रुचियों के अनुसार जीवन में अपना रास्ता चुन सके। हम एक बच्चे के साथ कनेक्ट करेंगे उसके इंडिविजुअल के तरीके के हिसाब से, तो बच्चा आपकी क्लास में कनेक्ट करेगा और उसकी रुचियों के अनुसार, उसकी प्रतिभा के अनुसार उसको अपने जीवन में आगे बढ़ने का मौका मिलेगा।
कला और विज्ञान के बीच में, आर्ट और साइंस के बीच में, सिलेबस और पाठ्येतर गतिविधियों के बीच जो है व्यावसायिक और शैक्षणिक धाराओं आदि के बीच में कोई स्पष्ट अलग, कोई पृथक वो नहीं करना है, कोई सॉलिड ग्राउंड नहीं बनाना है कि आर्ट अलग है, ह्यूमैनिटीज अलग है, सिलेबस अलग कर दिया है, ऑक्यूपेशनल जो है वोकेशनल स्टडीज अलग है। इनको मेन लाइन में एक साथ रख करके ही पढ़ना है, जिससे ज्ञान क्षेत्रों के बीच हानिकारक ऊंच नीच ना हो। ये ना है नहीं नहीं अरे ये सब्जेक्ट की तो इतनी इंपॉर्टेंस ही नहीं है, दूरी क्रिएट ना हो, असंबद्धता ना बने। सब्जेक्ट को अगर सिलेबस में एड ऑन किया गया है तो उसकी इतनी ही इक्वल इंपॉर्टेंस है। जरूरी नहीं है कि हर बच्चा जो है एक अच्छी हायर पोस्ट पे जो कि एकेडमिक से रिलेटेड उसी पर जाए। बच्चे के अलग अलग पॉइंट ऑफ व्यू, अलग अलग इंटरेस्ट हो सकते हैं, तो सभी को मिलाकर के जो है बच्चे को पढ़ाया जाए, इनके बीच में गैप ना रखा जाए। तभी ज्ञान की एकता और अखंडता को सुनिश्चित करने के लिए एक बहुविषयक दुनिया के लिए विज्ञान, सामाजिक विज्ञान, कला, मानविकी और खेल के बीच एक मल्टी डिसिप्लिनरी और होलिस्टिक एजुकेशन पर फोकस करें। मतलब क्या कहा है कि होलिस्टिक उसको नॉलेज मिले, सारा ज्ञान मिले, तो उसको यूनिटी में रखना है, उसकी अखंडता को सुनिश्चित करना है। तो मल्टी डिसिप्लिनरी बना दिया सब्जेक्ट को, साइंस, सोशल साइंस, आर्ट, ह्यूमैनिटीज, गेम, सबको एक साथ एड ऑन करके मल्टी डिसिप्लिनरी बना दिया है कि हर सब्जेक्ट को पढ़ते टाइम बच्चा हर एक दूसरे सब्जेक्ट के बारे में माइंड में सोच रहा होगा, उसकी उसकी चीजें भी कनेक्ट हो रही होगी, वो हर चीज सीख रहा होगा। ठीक है, तो उसको होलिस्टिक डेवलपमेंट पे, होलिस्टिक एजुकेशन पर फोकस किया गया है। अवधारणात्मक समझ पर जोर दिया गया है, रोट मेथड को डिक्लाइन किया गया है, केवल परीक्षा के लिए पढ़ाई को हटाया गया है। कहा गया है कंसेप्ट समझ में आए बच्चे को, बच्चे को रिलेवेंस समझ में आए, वो पढ़ क्यों रहा है। उसको एग्जाम नहीं पास करनी है, उसको रटना नहीं है, उससे हटाना है, उसकी कंसेप्ट पे फोकस करना है। रचनात्मकता, क्रिएटिविटी, लॉजिकल थिंकिंग, तार्किक निर्णय लेने और नवाचार को प्रोत्साहित करने के लिए किस पे फोकस किया गया है? क्रिएटिविटी पे और लॉजिकल थिंकिंग पे, कि बच्चा लॉजिकल डिसीजन ले पाए, बच्चा क्रिएटिव अपने इससे कुछ नई चीज बना पाए, तो उसको स्पेस दो कि वो रचनात्मकता और लॉजिकल थिंकिंग पर फोकस करे। नैतिकता, मानवीय और संवैधानिक मूल्य, मतलब उसमें मोरालिटी, उसमें ह्यूमैनिटी, उसमें कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यू जैसे कि एम्पथी, सहानुभूति, रिस्पेक्ट फॉर अदर्स, स्वच्छता, सैनिटाइजेशन, शिष्टाचार, डिसिप्लिन, लोकतांत्रिक भावना, डेमोक्रेटिक वैल्यू, सेवा की भावना, सर्विसेज की वैल्यू, सार्वजनिक संपत्ति के लिए सम्मान, पब्लिक प्रॉपर्टी के लिए रिस्पेक्ट हो, वैज्ञानिक चिंतन, साइंटिफिक टेम्परामेंट हो, फ्रीडम हो, उसके अंदर रिस्पॉन्सिबिलिटी का सेंस हो, उसमें प्लूरलिज्म के लिए, बहुलतावाद के लिए एक सम्मान हो, इक्वालिटी का रिस्पॉन्स हो, जस्टिस के रिस्पॉन्स की फीलिंग हो। ये सारी फीलिंग बच्चे के अंदर क्रिएट करनी है, मतलब मोरालिटी भी हो, उसे किसी को बताना नहीं पड़े, उसके अंदर ह्यूमैनिटी भी हो, उसके अंदर कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यू जो है इनकलकेट हो जाए। बहुभाषिकता, मल्टी लिंग्विस्टिक और अध्ययन अध्यापन के कार्य में भाषा की शक्ति को प्रोत्साहन। लैंग्वेज की पावर समझनी है, जरूरी नहीं है किताब की लैंग्वेज में बच्चे को समझ में आए, उसकी लोकल लैंग्वेज में बच्चे को समझ में आए तो उस तरीके से समझाओ, उसकी रियल लाइफ एग्जाम्पल वाली, उसकी जन सामान्य वाली भाषा में बच्चे को समझ में आता, मल्टी लैंग्वेज में समझ में आता बच्चे को, वो एनवायरमेंट देना है। लाइफ स्किल, जीवन कौशल, जैसे आपसी संवाद, बच्चे को बात करना आती है, वो जो है डिस्कशन कर सके, कोलैबोरेशन कर सके, कोलेक्टिव वैल्यू में काम कर सके, और फ्लेक्सिबिलिटी हो बच्चे की, रिजिडनेस नहीं होनी चाहिए, नहीं मेरे को मेरी तरीके से ही काम करना, वो सारी चीजें एनईपी ने एडॉन करी है। सीखने के लिए सतत मूल्यांकन पर जो कंटिन्यू इवैल्यूएशन पर, असेसमेंट पर फोकस किया है ताकि उसकी लर्निंग समझ आए। इस इसके बजाय कि साल के अंत में, ऐसा नहीं कि हाँ मतलब लास्ट में हम एग्जामिनेशन के रिजल्ट से क्लियर करेंगे बच्चा क्या है, बच्चा कौन से लेवल पर, उसको फोकस, उसको हटा करके ऐसे शिक्षण पर फोकस किया गया है कि वो लचीला हो, इसमें सीखने के कॉन्टिन्यूस अवसर मिल रहे हैं। आज की कोचिंग कल्चर जो है उसको हटाने की बात की गई है। कोचिंग कल्चर में बच्चा घर से स्कूल, स्कूल से कोचिंग, इसी में बच्चा लगा हुआ है, बच्चे का होलिस्टिक डेवलपमेंट का बच्चे को टाइम ही नहीं मिल रहा है, बच्चा उसी में परेशान हो गया है, उससे हटाना है। तकनीकी के यथासंभव उपयोग पर जोर, टेक्नोलॉजी हर जगह, हर एज का जो टीचर है वो टेक्नोलॉजी को यूज करना सीखे। लर्निंग एंड टीचिंग में, लिंग्विस्टिक बैरियर्स को हटाने में, CWSN बच्चों के लिए शिक्षा को सुलभ बनाने में, और लेसन प्लानिंग में और मैनेजमेंट में क्या करना है, टेक्नोलॉजी का जहां तक जरूर रिप्लेस नहीं करना है, टेक्नोलॉजी को एक असेस की तरह यूज करना है, एक असेसमेंट की तरह यूज, सॉरी, एक टूल की तरह यूज करना है जो आपको हेल्प करे। सभी पाठ्यक्रम, शिक्षण शास्त्र और नीति में स्थानीय संदर्भ की विविधता और स्थानीय परिवेश के लिए एक सम्मान हमेशा ध्यान में रखते हुए कि शिक्षा एक समवर्ती विषय है, एजुकेशन एक कंकरेंट जो है
सब्जेक्ट है। अब ये कंकरेंट सब्जेक्ट जो है वो अगर हम कहें तो ये कॉन्स्टिट्यूशन के जो हमारी 7th शेड्यूल है, 7वीं अनुसूची है, जहाँ पर अलग अलग सब्जेक्ट्स को दिया हुआ है कि कौन से टॉपिक कौन कौन से लिस्ट में आते हैं। 3 लिस्ट होती है, यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट और एक होती है कंकरेंट लिस्ट। तो जो है शिक्षा कंकरेंट लिस्ट में आता है, ना ये राज्य का विषय है प्रॉपरली, ना ये केंद्र का विषय है, ये एक समवर्ती विषय। तो सारा सिलेबस, सारा टीचिंग मटेरियल और पॉलिसीज में लोकल कॉन्टेक्स्ट को भी ध्यान रखना, उनकी डाइवर्सिटी को, वहाँ के लोकल परिवेश का जो रिस्पेक्ट है उसको एड ऑन करना। सभी शैक्षिक निर्णयों की आधारशिला के रूप में पूर्ण समता और समावेशन, इक्विटी एंड इक्वालिटी में फर्क है। इक्विटी की बात की गई है, साथ ही शिक्षा को लोगों की पहुंच और सामर्थ्य के दायरे में लाना है। मतलब एजुकेशन सब तक अवेलेबल हो, उनकी उनकी कैपेसिटी के हिसाब से, यह सुनिश्चित करने के लिए कि सभी छात्र शिक्षा प्रणाली में सफलता हासिल कर सके, हर बच्चा जो है सक्सेसफुल हो। अब ये इक्विटी एंड इक्वालिटी में फर्क क्या? इक्विटी का मतलब है जो अवसर उपलब्ध है उनकी समान पहुंच उपलब्ध कराना। जैसे कि CWSN बच्चा स्कूल नहीं पहुंच पा रहा, तो CWSN बच्चे के लिए वहां ऐसा एनवायरनमेंट बनाया जाए जो इंक्लूसिव हो, उसको भी वहां एड ऑन करना है। इक्वलिटी का मतलब कि मैंने एजुकेशन का लेवल तो दे दिया है, मैंने दिव्यांग बच्चे को भी अलाउ कर दिया है, मैंने दिव्यांग बच्चे के लिए भी एजुकेशन राइट है, नॉर्मल बच्चे के लिए भी एजुकेशन राइट है। अब ये इक्वालिटी है, लेकिन दिव्यांग बच्चे के लिए स्पेशल जो वहां पर प्रावधान किए गए हैं, जो स्कूल के इंफ्रास्ट्रक्चर में चेंज किया है, जो उसके टीचिंग मटेरियल में चेंज किया है, जो TLM में चेंज किया है, जो स्पेशल एजुकेटर उसके लिए जोड़ा गया है, वो इक्विटी। ठीक है, तो इंक्लूसिवनेस और इक्विटी पे फोकस करना है। स्कूली शिक्षा से उच्चतर शिक्षा तक सभी स्तरों के शिक्षा पाठ्यक्रम में तालमेल, प्रारंभिक बाल्यावस्था, देखभाल तथा शिक्षा से टाइम जो है सिलेबस ऐसा क्रिएट करना है इररिलेवेंस ना हो जाए कि प्रिपरेटरी लेवल पर कुछ और पढ़ रहे हैं, फाउंडेशन पे कुछ और पढ़ रहे हैं, मिडिल स्टेज में कुछ और, एंड जो है सेकेंडरी स्टेज में कुछ। इनमें कंटिन्यूटी बनी रहनी चाहिए, इस तरीके से सिलेबस बने कि वो इसी सी से लेकर के हायर लेवल के एजुकेशन को जो है इंटर रिलेट करता हो। शिक्षकों और संकाय को सीखने की प्रक्रिया का केंद्र मानना, शिक्षकों और संकाय को सीखने की प्रक्रिया का केंद्र मानना मतलब उनकी सिलेक्शन, उनकी प्रिपरेशन की प्रॉपर व्यवस्था करना, उनको कंटिन्यूअस डेवलपमेंट के लिए जो है उनके कंटिन्यूअस जो है प्रोफेशनल डेवलपमेंट को उनको CPD के अवसर देना, सकारात्मक कार्यवत पॉजिटिव वर्क एनवायरनमेंट बनाना और वो सेवा दे सके उसके लिए स्थिति बना। ऐसा नहीं टीचर के लिए एनवायरनमेंट स्ट्रेसफुल हो जाए, टीचर आ रहा पढ़ाने के लिए है, तो उसको इस तरीके से तैयार किया जाए, उसके लिए कॉन्टिन्यूस जो प्रोफेशनल डेवलपमेंट के अवसर हो, पॉजिटिव वर्क एनवायरनमेंट हो जहां वो अच्छे से काम कर सके। शैक्षिक प्रणाली की अखंडता, पारदर्शिता और संसाधन कुशलता ऑडिट और सार्वजनिक प्रकटीकरण के माध्यम से सुनिश्चित करने के लिए एक हल्का लेकिन प्रभावी, लाइट बट टाइट जो है रेगुलेशन सिस्टम की यूनिटी बनी रहे, ट्रांसपेरेंसी बने रहे, रिसोर्सेज प्रॉपर यूटिलाइज हो। इसके लिए ऑडिट की प्रावधान किया है। ऑडिट कैसा हो? लाइट बट टाइट। वहां ऑटोनॉमी होनी चाहिए, वहां गवर्नेंस होनी चाहिए और वहां क्या होनी चाहिए? सशक्तिकरण के माध्यम से, अकाउंटेबिलिटी के माध्यम से हम क्या कर सकते हैं? नवाचार और आउट ऑफ द बॉक्स विचारों को प्रोत्साहित कर सकते हैं। क्या कहा है? वो ये कह रहे हैं लाइट बट टाइट रेगुलेटरी फ्रेमवर्क ऐसा होना चाहिए जो इंश्योर करता है इंटीग्रिटी को, ट्रांसपेरेंसी को, रिसोर्स एफिशिएंसी को। इसके लिए क्या करना है? आउट ऑफ द बॉक्स आइडिया तभी आएंगे, उसके अंदर जो है नवाचार तभी आएगा, उसके अंदर इनोवेशन तभी आएगा जब ऑटोनॉमी हो टीचर को, गुड गवर्नेंस हो और एम्पावरमेंट। ठीक है, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा और विकास के लिए उत्कृष्ट स्तर का शोध, रिसर्च वर्क बहुत टॉप क्लास होना चाहिए। शैक्षिक विशेषज्ञों द्वारा निरंतर अनुसंधान और नियमित मूल्यांकन के आधार पर प्रगति की सतत समीक्षा। एजुकेशन के जो विशेषज्ञ हैं, स्पेशलाइज्ड जो लोग हैं, वो कॉन्टिन्यूस रिसर्च से, कॉन्टिन्यूस रेगुलेशन असेसमेंट के थ्रू जो है प्रोग्रेस को नापते रहें कॉन्टिन्यूसली। भारतीय जड़ों और गौरव से बंधे रहना, इंडियन रूट्स का सम्मान करना है, इंडियन प्रेस्टिजेस को आगे बढ़ाना है। जहाँ प्रासंगिक लगे वहाँ भारत की समृद्ध और एनिशियंट और मॉडर्न कल्चर को, यहाँ के नॉलेज को, यहाँ की परंपराओं को शामिल करना बुक्स में, उनसे प्रेरणा लें। ठीक है, शिक्षा एक सार्वजनिक सेवा है। शिक्षा क्या है? ये एक पब्लिक सर्विस है, ये एक एजुकेशन एक पब्लिक सर्विस है। तो क्वालिटी एजुकेशन की पहुंच को प्रत्येक बच्चे का फंडामेंटल राइट माना जाता है। एक मजबूत जीवंत सार्वजनिक शिक्षा प्रणाली में पर्याप्त निवेश होना चाहिए, सब्सिस्टेंशियल इन्वेस्टमेंट होना चाहिए एक स्ट्रॉन्ग वाइब्रेंट पब्लिक एजुकेशन सिस्टम में। साथ ही सच्चे परोपकारी निजी और सामुदायिक भागीदारी को प्रोत्साहन और सुविधा मिलनी चाहिए।
सिर्फ मनी मेकिंग नहीं होना चाहिए, फिलोथ्रैम्पिक सिस्टम होना चाहिए, प्राइवेट कम्युनिटी पार्टिसिपेशन का। एक स्कूल एजुकेशन 3 सोर्सेस से खत्म होती है, पेरेंट और जो मैनेजमेंट वाले लोग, उन तीनों को, एडमिनिस्ट्रेशन, तीनों को कंप्लीटली जो है इसमें लेना है, इसलिए कम्युनिटी पार्टिसिपेशन की बात की गई। इस नीति का विजन क्या है? तो इस राष्ट्रीय शिक्षा का विजन भारतीय मूल्यों से विकसित शिक्षा प्रणाली। हमें फॉरेन टाइप की एजुकेशन नहीं बनानी है, हमें इंडियन वैल्यूज को इनकलकेट करना है, सभी को उच्चतर गुणवत्ता शिक्षा उपलब्ध करा के और भारत को वैश्विक ज्ञान महाशक्ति बना करके इंडियन वैल्यूज से पढ़ाएंगे, ग्लोबल जो है पैरामीटर्स के हिसाब पे, तो इंडिया क्या बनेगा? एक महाशक्ति बन जाएगा, जहां जीवंत और न्याय संगत ज्ञान समाज में बदलने के लिए प्रत्यक्ष रूप से योगदान करे। नीति में परिकल्पित है कि हमारे संस्थानों की पाठ्य चर्चा और शिक्षा विधि छात्रों को अपने मौलिक दायित्वों, मतलब उसकी अपनी फंडामेंटल ड्यूटीज, उसकी जो संवैधानिक मूल्य है, उसका देश के साथ जुड़ाव और बदलते विश्व में जो सिटीजन की भूमिका है और जो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज है, उसके बारे में जागरूक किया। नीति का विजन छात्रों में भारतीय होने का गर्व होना चाहिए, ना केवल थॉट्स में बल्कि उसके बिहेवियर में, उसके नॉलेज में और उसके वर्क में, साथ ही उसके ज्ञान, उसके नॉलेज, उसके स्किल्स, उसके वैल्यूज में, उसके थॉट्स में, ये सारी चीजें दिखनी चाहिए। जहाँ वो ह्यूमन राइट्स को वैल्यू करता हो, जहाँ वो जो है परमानेंट डेवलपमेंट को फोकस करता हो और जीवन यापन तथा वैश्विक कल्याण के लिए सोचे, तभी वो सही मायने में वैज्ञानिक जो है वैश्विक नागरिक बनेगा। कमाना सीख गया, पैसा कमा रहा है, वो नहीं है। उसका विजन ये है कि इंडियन होने पर उस पर गर्व होना चाहिए, उसके थॉट में, उसके बिहेवियर में, उसके नॉलेज में, उसके वर्क में दिखना चाहिए वो इंडियन होने पे प्राइड है। साथ ही उसका स्किल्स, उसकी वैल्यूज, उसकी सोच ऐसी होनी चाहिए कि वो मानव अधिकारों को समझ रहा है, उसका डेवलपमेंट स्थायी है, उसको लाइफ स्किल्स हैं और वो होलिस्टिक डेवलपमेंट, ग्लोबल डेवलपमेंट, ग्लोबल जो है वेलफेयर के लिए सोच रहा हो, तभी वो जो है ग्लोबल सिटीजन। इसके आगे का पार्ट जो है भगवान, वो हम कल पढ़ेंगे। आई होप आप लोगों को क्लियरेंस बनी होगी एंड हम आगे भी क्लासेस कंटिन्यू करेंगे। तो अगर आपको समझ आया या किसी पार्ट में आपको लगता है कि मैं वहाँ और बेटर कर सकती थी या और क्लैरिफिकेशन हो सकता है, तो आप वो मुझे कमेंट पे बता सकते हैं। ओके, थैंक यू।